वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार राजेश खन्ना बना दिया था। और वो फिल्म थी शक्ति सामंत की डायरेक्ट की हुई आराधना। आराधना में राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर भी थी, फरीदा जलाल भी, और कई सारे सुपरहिट सॉन्ग्स थे उसमें। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन आराधना की बनने की कहानी जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी। पहले आपको बताते हैं कि राजेश खन्ना जो फिल्मों में आए, आराधना से पहले राजेश खन्ना का क्या हाल था। हुआ ये था कि 1960s में फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का जो दौर था वो थोड़ा सा फेड आउट होने लगा था, क्योंकि 50s में इन्हें गोल्डन ट्रायो कहा जाता था और 15 गोल्डन एज भी कहा जाता था सिनेमा का। उस वक्त इनका स्टारडम पीक पे था। 16 में थोड़ा थोड़ा सिनेमा बदलने लगा और लोगों को भी तलाश थी नई एक्टर्स की। और जो नए एक्टर्स थे भी, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों एक्टर्स से इंस्पायर्ड थे और इनके एक्टिंग में भी उनके परफॉर्मेंस का झलक दिखता था। तो लगा फिल्म के उस जमाने के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा कि हमें नए लोगों को कास्ट करना चाहिए। तो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, 12 प्रोड्यूसर डायरेक्टर का एक समूह, उसने डिसाइड किया कि एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और जो इस कॉन्टेस्ट का विनर होगा उसे 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और हर जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसमें है, इस एसोसिएशन में, उनके साथ उस विनर को फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये कॉन्टेस्ट हुआ और इसे जीता राजेश खन्ना ने। हालांकि इसमें और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे, और जो रनर अप थे उसमें विनोद मेहरा भी थे, फरीदा जलाल भी शायद उसी कॉन्टेस्ट में थी। तो जीता हालांकि राजेश खन्ना ने, और उस वक्त इनका नाम जतिन खन्ना था। तो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद जतिन खन्ना ने अपना नाम भी चेंज किया और वो बन गए राजेश खन्ना। और उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ तुरंत बदलने वाला है, जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन थोड़ा टाइम लगा। ये जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर अलायंस जो था, इसमें जो लोग थे वो उसमें बी आर चोपड़ा, जीपी सिप्पी, हेमंत कुमार, शक्ति सामंत, नासिर हुसैन, ऐसे ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो बहुत बड़ा मौका था किसी भी एक्टर के लिए इन लोगों के साथ काम करने का। तो जो पहली फिल्म जो साइन हुई राजेश खन्ना की, जो रिलीज हुई, वो थी चेतन आनंद की आखिरी खत। और उस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर था वो एक छोटे बच्चे का था। अगर आप फिल्म देखोगे तो सारा फोकस जो है उस स्टोरी में उस छोटे बच्चे के मैनरिज्म पे है, और बहुत देर तक कैमरा जो है वो उस छोटे बच्चे को फॉलो करते जाती है, रेलवे ट्रैक पे वो कैसे जा रहा है। वो पूरी स्टोरी तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन आप उस फिल्म को यूट्यूब पे देख सकते हो। और बड़ा बेहतरीन काम उस छोटे से बच्चे ने किया था। इस वजह से राजेश खन्ना को अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने का स्कोप उस फिल्म में कम था, लेकिन राजेश खन्ना ने एक्टिंग बड़ी अच्छी की थी उस फिल्म में भी। इसके बाद कुछ और फिल्में की, जैसे राज, बहारों के सपने। लेकिन ये सारी फिल्में बहुत बड़ी हिट अभी हुई नहीं थी। राजेश खन्ना को भी अभी तलाश थी एक बड़े हिट की, जो कि उन्हें एक्टर से सुपरस्टार बना सके। इस बीच क्या हुआ? इस बीच शक्ति सामंत भी वैसे आए तो थे एक्टर बनने, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें डायरेक्शन में इंटरेस्ट आ गया और वो डायरेक्टर बन गए। उनकी जो पहली हिट फिल्म थी वो थी हावड़ा ब्रिज, जिसमें आपने गाना सुना होगा, मेरा नाम चिन चिन चू, जो हेलन का सॉन्ग है। हावड़ा ब्रिज के बाद इन्होंने 1964 में एक फिल्म बनाई, कश्मीर की कली, जिसमें शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर थे, और वो फिल्म हो गई सुपरहिट। और इसके बाद शक्ति सामंत शामिल हो गए उस समय के टॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में। कश्मीर की पली कली के हिट होने के बाद एक बार फिर से इन्होंने रिपीट किया सेम ही कास्ट को, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर को, और फिल्म बनाई एन इवनिंग इन पेरिस। सबको लगा कि ये फिल्म होगी सुपरहिट। आपको याद होगा इसी फिल्म का एक जो मैगजीन कवर शॉट उस वक्त बहुत वायरल हुआ था, जिसमें शर्मिला टैगोर बिकनी में नजर आई थी। एन इवनिंग इन पेरिस के ही एक सीन का वो शॉट था, वो मैगजीन का कवर पेज बना था। उस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस चीज को लेकर के, और सबको लगा था कि फिल्म हिट होगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी भी हुई है, पब्लिसिटी इतनी हो गई है, तो लोग जरूर जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, एक एन इवनिंग इन पेरिस, उस दिन थिएटर्स एसोसिएशन का कुछ स्ट्राइक हो गया था, और जो बम्बई के जो थिएटर्स थे वो सब बंद थे। तो इस वजह से फिल्म को नुकसान हो गया और फिल्म हो गई फ्लॉप। तो अब इस फ्लॉप होने के बाद शक्ति सामंत को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्हें बहुत जल्दी इस झटके से रिकवर होना था। तो उन्होंने एक तीसरी फिल्म अनाउंस की, जिसमें शम्मी कपूर होंगे, विनोद खन्ना होंगे और शर्मिला टैगोर भी होंगी। लेकिन हुआ क्या कि ये फिल्म जैसे ही शुरू हुई, उसी समय शम्मी कपूर की वाइफ गीता बाली की डेथ हो गई, और शम्मी कपूर थोड़े डिप्रेशन में चले गए। इस वजह से ये फिल्म जो है वो रुक गई।
अब फिल्म रुक गई तो शक्ति सामंत भी परेशान कि अब मैं क्या करूं, मैं तो वैसे भी एन इवनिंग इन पेरिस के बाद बहुत परेशान हूँ, फाइनेंशियल सेटबैक है। तो उन्होंने सोचा कि इस मीनवाइल जब तक वो जाने अनजाने फिल्म जो शम्मी कपूर और विनोद खन्ना के साथ है वो रिलीज नहीं होती है, वो स्टार्ट नहीं होती है, तब तक मैं यूनाइटेड प्रोड्यूसर के साथ जो उस लड़के के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विनर के साथ, उसके फिल्म को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सचिन भौमिक उस वक्त राइटर थे, उनके पास एक कहानी थी और शक्ति सामंत ने बुलाया इनको, राजेश खन्ना को। तो जो राजेश खन्ना की बायोग्राफी है उसमें शक्ति सामंत के बेटे ने बताया है कि जब राजेश खन्ना उनके बिल्डिंग में घुसे थे तो उनकी एंट्री को देख के ही सबको लग गया था कि इस बंदे में स्टार वाली बात है, क्योंकि वो इनके घर जो आए थे तो किसी स्ट्रगलिंग एक्टर की तरह नहीं आए थे, वो शेवरोले गाड़ी में आए थे और वो स्वैग उनमें बहुत था राजेश खन्ना में। तो उसे देखते ही ये लोग पहले तो इम्प्रेस हो गए थे। फिर राजेश खन्ना और शक्ति सामंत से बात हुई और उन्होंने स्टोरी सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा है, और आपके साथ हमें फिल्म बनाना ही है। राजेश खन्ना को क्या था, राजेश खन्ना तो वैसे भी चाहते थे कि शक्ति सावंत जैसे हिट डायरेक्टर उनके साथ फिल्म बनाए, तो वो तुरंत मान गए। लेकिन राजेश खन्ना को भी डाउट था कि क्या पता मेरे जैसे नए एक्टर के साथ शर्मिला टैगोर काम करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि शर्मिला टैगोर कश्मीर की कली के बाद वो एक टॉप स्टार हो गई थी। तो खैर शर्मिला टैगोर को शक्ति सावंत पे पूरा भरोसा था, उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ मैं आपके साथ काम करूंगी, नो इशू, और उन्होंने साइन कर लिया। और इस तरह से राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर साथ आए इस फिल्म के लिए। दरअसल राजेश खन्ना को कास्ट करने का एक और रीजन था, क्योंकि राजेश खन्ना के परफॉर्मेंस से शक्ति सावंत काफी इंप्रेस थे। यूनाइटेड प्रोड्यूसर का कॉन्टेस्ट तो उन्होंने जीता ही था, इसके अलावा उनकी जो फिल्म थी बहारों के सपने, उसमें राजेश खन्ना का जो रोल था उसको देख के शक्ति सावंत को लगा था कि इस लड़के को अगर कोई बड़ा रोल दिया जाए तो ये लड़का उससे जस्टिस कर सकता है उस कैरेक्टर के साथ। तो इस वजह से राजेश खन्ना के पोटेंशियल पे उन्हें भरोसा भी था। तो इस वजह से फिर उन्हें बुलाया गया और आराधना बननी स्टार्ट हुई। खैर आराधना बनी, और इसके बाद क्या हुआ कि उस जमाने में डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो थे वो एक दूसरे को अपनी फिल्में दिखाते थे, उनके रिएक्शंस जानने के लिए, या अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है तो उन्हीं दिनों क्या हुआ जब आराधना बन गई ऑलमोस्ट, तो सुरिंदर कपूर जो बोनी कपूर के फादर थे उन्होंने शक्ति सावंत को बुलाया अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए। उनकी फिल्म थी एक श्रीमान श्रीमती। तो शक्ति सामंत ने वो फिल्म देखी और देखने के बाद वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि एक श्रीमान श्रीमती का भी जो राइटर थे वो सचिन भौमिक ही थे, और उसमें शशि कपूर थे। जब इन्होंने शक्ति सामंत ने फिल्म देखी तो वो कंफ्यूज है कि यार ये तो मेरी फिल्म का एंडिंग और इस फिल्म का एंडिंग सेम लग रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई ये फिल्म तो नहीं बन पाएगी, आराधना को तो मैं बंद करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को कुछ नया दूं, और मैं ये सेम चीज पहले अगर लोग देख चुके होंगे तो फिर मेरी फिल्म में क्यों देखेंगे और उन्हें क्यों इंटरेस्ट आएगा। उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया, गुलशन नंदा को। गुलशन नंदा को कहा कि आपके साथ एक फिल्म बनानी है, जल्दी से मुझे कोई स्टोरी दीजिए। गुलशन नंदा ने कहा कि आपको कब शुरू करनी है। शक्ति सावंत ने कहा कि कल से। उन्होंने कहा ठीक है आइए आप हमारे घर पे। तो गुलशन नंदा के घर पे ये पहुंचे और बातचीत हुई। गुलशन नंदा ने एक स्टोरी सुना दी, शक्ति सावंत को सुना दी, और शक्ति सावंत ने कहा कि हाँ हाँ अब ये फिल्म मुझे स्टार्ट करनी है। लेकिन गुलशन नंदा ने ही उनको समझाया कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, आराधना का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपको लग रहा है कि आराधना का क्लाइमैक्स और एक श्रीमान श्रीमती का क्लाइमैक्स अगर ऑलमोस्ट सेम है, तो आप क्लाइमैक्स पे थोड़ा रीवर्क कर लीजिए, कुछ काम कर लीजिए, कुछ अलग कर दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको इस फिल्म को बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी राइटिंग बड़ी अच्छी है। सचिन भौमिक ने भी समझाया कि आराधना का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसे हमें बनाना चाहिए। तो शक्ति सामंत को फिर सजेशन दिया गया, थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, गुलशन नंदा भी बैठे, सचिन भौमिक भी बैठे, शक्ति सामंत भी बैठे। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करके ये बताया गया कि जो सेकेंड हाफ में जो लड़के का कैरेक्टर है उसे भी आप राजेश खन्ना से ही प्ले करवाइए, और तो इस तरह से फिल्म में डबल रोल हो जाएगा राजेश खन्ना का। डबल रोल एक तरीके का नया एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा उनके लिए, और फिल्म लोगों को शायद पसंद पसंद आ जाए। तो इस तरह से बाप का कैरेक्टर जो फर्स्ट हाफ में है और बेटे का कैरेक्टर भी राजेश खन्ना ने ही किया। फिल्म बनी। फिल्म बनने के बाद फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाई गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कह दिया कि ये जो बेटे का जो रोल है वो आप किसी दूसरे एक्टर से कराइए, ये बात जम नहीं रही है, क्योंकि शर्मिला टैगोर के साथ आपने रोमांस किया है, फिर आप शर्मिला टैगोर के बेटे बन के देखोगे तो अच्छे नहीं लगोगे,
राजेश खन्ना को अगर आप उनके बेटे में दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन शक्ति सामंत अड़ गए कि नहीं भैया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और हमें अपने एक्सपेरिमेंट पे भरोसा है और हम तो चेंज नहीं करने वाले हैं। टसल हुआ थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को झुकना पड़ा क्योंकि शक्ति सामंत बड़े नाम थे उस वक्त। कहा कि भैया हमारी ये क्रिएटिविटी है तो आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। खैर, तो फिल्म बनी। फिल्म जैसा आपने देखा है, स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, स्टोरी स्पॉइलर हो जाएगा जिसने नहीं देखी है। तो फिल्म बनी और उसके बाद क्या हुआ कि म्यूजिक की बारी आई। म्यूजिक जो था वो शक्ति सामंत शंकर जयकिशन को साइन करना चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन उस वक्त बहुत महंगे थे, इनके पास उतने पैसे नहीं थे। एन इवनिंग इन पेरिस के बाद थोड़ा लॉस भी चल रहा था, तो इन्होंने फिर एस डी बर्मन को साइन किया। एस डी बर्मन गाना गवाना चाहते थे मोहम्मद रफ़ी से, लेकिन मोहम्मद रफ़ी उस वक्त वर्ल्ड टूर पे थे और फिल्म जल्दी कंप्लीट करना था। तो इन्होंने एस डी बर्मन ने सबके कहने पे किशोर कुमार को ले लिया। और किशोर कुमार, हालांकि मोहम्मद रफ़ी ने भी एक दो गाने गाए हैं आराधना के, लेकिन जो हिट सॉन्ग्स, जो चार्ट बस्टर बने, वो किशोर कुमार के सॉन्ग बने। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना। तो इस तरह से किशोर कुमार इस फिल्म के पार्ट बने और म्यूजिक भी बना। उस जमाने में क्या होता था कि फिल्में एक साथ पूरे इंडिया में रिलीज नहीं होती थी, पहले अलग सेंटर में, फिर बाद में अलग सेंटर पे। तो बॉम्बे से पहले ये फिल्म दिल्ली में रिलीज हुई। जब फिल्म रिलीज हुई थी तो तक शक्ति सामंत को और किसी को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था इस फिल्म पे, क्योंकि नया एक्टर है, कौन देखने आएगा। लेकिन सबके एक्सपेक्टेशन के विपरीत फिल्म का जो रिस्पॉन्स हुआ, ऑडियंस को जो मिला, बहुत तगड़ा, ताबड़तोड़। मतलब ऐसा कहा जाता है कि किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी आराधना के टिकट्स लेने के लिए। और दिल्ली में ये फिल्म पहले ही सुपर हिट हो गई, बॉम्बे में रिलीज होने से पहले ही। कुछ दिन के बाद बॉम्बे में रिलीज हुई, वहां पे भी ब्लॉकबस्टर। और इंडिया के हर सेंटर में, इवन ये पहली फिल्म थी जिसने बैंगलोर और मद्रास जैसे सेंटर में 100 वीक थिएटर में लगी रही। तो ये क्रेज था राजेश खन्ना का। इसके बाद लड़कियां जो फैन होना स्टार्ट हुई राजेश खन्ना की, वो जो कहते हैं ना कि उनकी गाड़ी अगर किसी सेट पे वो छोड़ के चले जाते थे तो, और जब सेट में वापस, सेट से निकल के वापस आते थे तो उनकी गाड़ियों पे लिपस्टिक के निशान रहते थे। तो इस तरीके से आराधना ने पूरा राजेश खन्ना का करियर ही बदल के रख दिया और रातों रात वो इस फिल्म के बाद सुपरस्टार हो गए। और उसके बाद जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर के तो फिल्में उन्होंने, जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हुआ था, वो तो फिल्में बनी ही। इसके बाद इवन जैसे मैंने गुलशन नंदा की जो बात बताई कि गुलशन नंदा को उन्होंने कहा था कि स्टोरी सुनाने के लिए शक्ति सामंत थे, तो आराधना के बाद जब उस दिन जो स्टोरी गुलशन नंदा ने सुनाई थी शक्ति सामंत को, उस स्टोरी को भी लेकर के राजेश खन्ना के साथ शक्ति सामंत ने बनाया और वो फिल्म बनी कटी पतंग। और फिर इन लोग का पेयर बहुत लंबा चला, काफी दिन तक इन दोनों ने साथ में काम किया। आगे जाकर के इवन 80s तक, अगर आपको याद होगा, जो वो जो मूवी थी जिसमें टीना मुनीम और राजेश खन्ना थे, अलग अलग, वहां तक इन लोग का साथ चला था, जिसमें टीना मुनीम और राजेश खन्ना बने थे। तो शक्ति सामंत के साथ इनका एसोसिएशन काफी लंबा रहा और फिर इस तरीके से आराधना हिट हुई, बम्पर हिट हुई, सुपर हिट हुई। ना ना सिर्फ राजेश खन्ना, इवन किशोर कुमार के करियर के लिए ये फिल्म बहुत बड़ा एक बेंचमार्क साबित हो गई। उसके बाद राजेश खन्ना और किशोर कुमार दोनों का ही करियर एक अलग डायरेक्शन में चलने लगा। और 69 से जो ये सफर स्टार्ट हुआ राजेश खन्ना का, 71 तक इन्होंने करीब लगातार आई थिंक 17 कंसेक्यूटिव हिट फिल्में दी थी, जो कि आज भी रिकॉर्ड है। और उसके बाद फिर 71 के बाद थोड़ा राजेश खन्ना का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ जब अमिताभ बच्चन सीन में आए। तो इस तरीके से ये पूरा जो कहानी था आराधना के मेकिंग का, ये बड़ा दिलचस्प था। इनफैक्ट इस फिल्म में एक और हीरोइन का रोल जो है वो काफी प्रोमिनेंट था और वो थी फरीदा जलाल। तो फिल्म काफी अच्छी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए। इस फिल्म में आपको सुभाष घई भी दिखेंगे। सुभाष घई जो जो बाद में जाके शोमैन सुभाष घई बने, इतने बड़े डायरेक्टर बन गए। तो अगर आपने नहीं देखी है तो फिल्म देखिए, काफी अच्छी फिल्म है, सब्जेक्ट काफी अच्छा था। और इसके बाद जो राजेश खन्ना का जो सुपर स्टारडम चढ़ा, उसके बाद डाउनफॉल कैसा हुआ, कैसे राजेश खन्ना ने 2 साल में जितना कुछ पाया वो बहुत जल्दी गवा भी दिया, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।